वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स। तो हम कल तक हमने दौलत की फ़ाइल नंबर 16 की चर्चा की और उसके पार्ट फर्स्ट की चर्चा की। अभी हमें दौलत के फाइल पार्ट 2 पर जा रहे हैं। तो उन्होंने दौलत की फ़ाइल नंबर 16 में उन्होंने यही कहा है कि अमीर लोग जो होते हैं वो डर के बावजूद भी काम करते हैं और गरीब लोग जो होते हैं डर के कारण वो सिकुड़ जाते हैं, वो रुक जाते हैं। इसके विपरीत जब आप खुद का विस्तार करने के इच्छुक होते हैं तो आप अपने अवसर के दायरे का भी विस्तार कर लेते हैं। मतलब कोई भी अवसर आप छोड़ते नहीं हो, डर के बावजूद भी नहीं छोड़ते हो। यह आपको ज़्यादा आमदनी तथा दौलत को आकर्षित करने और कायम रखने की अनुमति देता है। एक बार फिर जब आपके पास बड़ा बर्तन आरामदेह दायरा होता है तो ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएगा। तो इसके पहले भी कहा है उन्होंने कि जितना बड़ा आपके पास बर्तन होगा, जितनी आपकी इच्छाएं होगी, उतनी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको वो पूरी इच्छाएं कंप्लीट होगी। अब मतलब आप एक बर्तन के हिसाब से, एक बर्तन का उदाहरण दिया उन्होंने। एक बर्तन अगर आप बड़ा सा बर्तन लोगे तो वो पूरा भरने की जिम्मेदारी ब्रह्मांड की है। अमीर और सफल लोगों का आरामदेह दायरा बड़ा होता है, मतलब उनका कंफर्ट जोन ही बड़ा कर लेते हो और वे इसे लगातार बढ़ाते रहते हैं ताकि यह ज़्यादा दौलत को संभाले और कायम रखे। मतलब उतनी उनकी कैपेसिटी हो जाए, उनके मन को इतना बढ़ा लेते हैं, उनकी इच्छाएं इतनी, वो मतलब इच्छाएं नहीं बढ़ाते हैं लेकिन वो कंफर्ट जोन बढ़ा लेते कि भाई इसमें हम कंफर्टेबल रहेंगे। कोई भी असुविधा के कारण नहीं मरा है, लेकिन आरामदेह बनने के नाम पर बहुत से विचार, अवसर, कार्य, विकास मर चुके हैं। आरामदेह बनने में मौत है। अगर जीवन में आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो मैं आपको दो चीज़ों की गारंटी दे सकता हूँ। पहली, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और दूसरी, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी औसत ज़िंदगी जीने से नहीं मिलती है। मतलब चलो भाई ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। खुशी अपना स्वाभाविक विकास करते रहने और अपनी संपूर्ण क्षमता के अनुरूप जीने का परिणाम होता है। मतलब आपकी जितनी क्षमता हो, आपने जितनी हिम्मत हो, उतनी पूरी क्षमता लगाकर आप खुद का विकास करें और खुद का विकास करते रहे हमेशा। इसे आजमा कर देखें। अगली बार जब आप असुविधा, अनिश्चय या डर महसूस कर रहे हो तो सुरक्षा में सिकुड़ने और लौटकर पीछे जाने के बजाय खुद को आगे की ओर ढकेले। मतलब हमने खुद को पुश करना चाहिए, हमेशा डरते नहीं रहना चाहिए। असुविधा की भावनाओं को महसूस करें और उन पर गौर करें। यह पहचानें कि ये तो सिर्फ भावनाएं हैं और उनमें आपको रोकने की शक्ति नहीं है। अगर आप असुविधा के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं तो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। मतलब असुविधा भी हो, डर भी हो, कितनी भी अड़चनें आए तो भी हमने आगे बढ़ते रहना चाहिए। आखिरकार हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। असुविधा की भावनाएं कभी कम होती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जब वे कम होने लगे तो इसे इस बात का इशारा माने कि आपको अपना उद्देश्य बड़ा कर देना चाहिए। मैंने आज सुविधा कम हो रही तो हमको हमारा लक्ष्य भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जिस पल आप आरामदेह बन जाते हैं आपका विकास थम जाता है। एक बार फिर याद दिला दूं, अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकास करने के लिए आपको हमेशा अपने दायरे के किनारे पर जीना होगा। चूँकि हम आदतों के गुलाम होते हैं इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप डर, असुविधा, कष्ट के बावजूद काम करने का अभ्यास करें और तब भी जब आपका मन ना हो, यानी आपको अड़चनें भी हो, कुछ भी हो, तो भी आपने आपका लक्ष्य से हटना नहीं है और कोशिश करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है असुविधा में भी काम करने का। ऐसा करने पर आप जल्दी ही जीवन के ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। हाँ, रास्ते में अपने बैंक अकाउंट की जांच भी करते जाएं, यह भी तेजी से बढ़ता रहा होगा। अपने कुछ संध्याकालीन सेमिनारों में इस मोड़ पर मैं प्रतिभागियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग डर और असुविधा के बावजूद काम करने के इच्छुक हैं?
आमतौर पर हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देता है, शायद इसलिए क्योंकि वे बुरी तरह डरे होते हैं कि कहीं मैं उन्हें लताड़ने न लगूं। फिर मैं कहता हूँ, शब्द तो 54 के 100 मिलते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आप सचमुच यह काम करना चाहते हैं। फिर मैं लकड़ी का एक तीर बाहर निकालता हूँ जिसके सिरे पर स्टील की नोक होती है। मैं बताता हूँ कि अभ्यास के लिए उन्हें अपने गले से इस तीर को तोड़ना होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह स्टील की नोक आपके गले के नर्म हिस्से में चुभती है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी खुली हथेली पर उस तीर का दूसरा हिस्सा टिकाए रखता है। विचार यह है कि व्यक्ति सीधे तीर की तरफ चलकर आए और इसके गर्दन में घुसने से पहले सिर्फ अपने गले का प्रयोग करके इसे तोड़े। इस बिंदु पर ज़्यादातर लोगों को झटका लगता है। कई बार मैं यह अभ्यास करने के लिए किसी इच्छुक व्यक्ति को चुन लेता हूँ और कई बार सबको तीर थमा देता हूँ। कई मर्तबा मैंने यह काम 1000 लोगों से ज़्यादा के समूह के साथ किया है जो सभी तीर तोड़ रहे थे। क्या यह काम किया जा सकता है? हाँ। क्या यह डरावना है? बिल्कुल। क्या यह असुविधाजनक है? यकीनन। लेकिन एक बार फिर विचार यह है कि डर और असुविधा आपको रोक न पाए। विचार है अभ्यास करना, आवश्यक काम करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना और राह में आने वाली किसी भी चीज़ के बावजूद काम करना। क्या ज़्यादातर लोग तीर तोड़ लेते हैं? हाँ। जो भी 100% समर्पण के साथ कोशिश करता है वह इसे तोड़ लेता है। बहरहाल जो लोग धीरे धीरे आधे अधूरे मन से चलकर आते हैं या बिल्कुल ही नहीं चलते हैं, वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस अभ्यास के बाद मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितनों को सचमुच तीर तोड़ना संकल्पना से ज़्यादा आसान लगा? सभी लोग कहते हैं कि वे इसे बहुत मुश्किल मान रहे थे, जबकि इसे तोड़ना कहीं आसान था। ऐसा क्यों? यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। आपका मस्तिष्क इतिहास का सबसे बड़ा पटकथा लेखक है। यह अविश्वसनीय कहानियाँ गढ़ लेता है। यह बहुत से नाटकों और तबाहियों की कल्पना कर लेता है जो न कभी हुई है और न शायद कभी होगी भी। मार्क ट्वेन ने इसे बहुत लाजवाब ढंग से कहा था, मेरे जीवन में हजारों समस्याएं रही है जिनमें से ज़्यादातर तो कभी दरअसल आई ही नहीं। आप एक और महत्वपूर्ण बात जान लें कि मस्तिष्क आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं है। आप अपने मस्तिष्क से ज़्यादा बड़े और विराट हैं। आपका मस्तिष्क भी आपके हाथ की तरह ही आपका हिस्सा है। यहाँ एक साधारण उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे हम भी बिना सोचे समझे कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। समस्या नहीं भी आई है तो भी हम सोचते हैं ये समस्या आ सकती है ऐसा। तो हम मन में ज़्यादातर अपना मस्तिष्क ज़्यादातर कुछ भी बातें जो सोचता है, हालांकि वो होती भी नहीं है, पर खुद ही निगेटिव सोचता है। ये सोचना, ये डर हमने रोकना चाहिए। यहाँ पर एक विचारोत्तेजक सवाल है जो कि अपने विचार उत्पन्न कर सकता है। अगर आपके पास आपके दिमाग जैसा हाथ होता तो क्या होता? अगर यह चारों तरफ भटकता रहता, हमेशा आपको पीटता रहता और कभी चुप होने का नाम ही नहीं लेता, तो आप इसके साथ क्या करते? ज़्यादातर लोग तपाक से कहते हैं इसे काट देते, लेकिन आपका हाथ एक शक्तिशाली साधन है, इसलिए आप इसे क्यों काटेंगे? जाहिर है असली जवाब यह है कि आप इस पर नियंत्रण करना चाहते, इसका प्रबंधन करना चाहते और इसे प्रशिक्षित करना चाहते ताकि यह आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके लिए काम करे। मतलब दिमाग को उन्होंने हाथ की उपमा दी है। अगर दिमाग बार बार 24 घंटे सोचते रहता है, अनियंत्रित बातें सोचते रहता है, तो आप क्या करते थे? अगर दिमाग की जगह हाथ होता तो आप उसे काट देते? नहीं, काटना नहीं, उसको हमें प्रशिक्षित करना है और उसका प्रबंधन करके उसको अपने लिए काम कराना है। अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो आप कभी सीख सकते हैं। इसके लिए अपना मन, अपना दिमाग हमने अपने ही कंट्रोल में रखना चाहिए कि वो अपनी ही एक अवयव है। वो हम उसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। खुशी और सफलता दोनों के संदर्भ में हम इस पुस्तक में ठीक यही कर रहे हैं और हमारा सेमिनारों में भी करेंगे अगर आप उसमें शामिल होने का चुनाव करें। अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग्यता है जो आप कभी सीख सकते हैं, खुशी और सफलता दोनों के संदर्भ में।
अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें, अवलोकन से शुरू करें। अब वो अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करना है इसके लिए बोल रहे हैं। ध्यान दें कि आपका दिमाग किस तरह लगातार ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो आपकी दौलत और सुख में मददगार नहीं होते हैं। आप जब उन विचारों को पहचान लें तो सचेतन रूप से उन नकारात्मक और कमज़ोर करने वाले विचारों की जगह शक्तिदायक विचार रख सकते हैं। मतलब नकारात्मक विचार छोड़कर हम शक्तिदायक विचार करें। आप सोचने के ये शक्तिदायक तरीके कहाँ खोज सकते हैं? यहीं पर, इसी पुस्तक में। इस पुस्तक की हर घोषणा सोचने का एक शक्तिदायक और सफल तरीका है। वो जो घोषणा करने को कह रहे थे बार बार, वो एकदम सफल तरीका है। सोचने और जीने के इन तरीकों तथा नज़रियों को अपना लें। मतलब इस पुस्तक में जो नज़रिए उन्होंने बताए वो अपना लें। आपको औपचारिक आमंत्रण का इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई बोलेगा तब हम करेंगे, नहीं, हमको खुद ही सोचकर ये विचार बदलना है। इसी समय फैसला कर लें कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी अगर आप अतीत की आत्मपराजयी मानसिक आदतों के बजाय इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से सोचने का चुनाव कर लेते हैं। यह आत्मपराजय क्यों कहा उन्होंने? हम बहुत बार यही सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे से होगा नहीं, वो खुद का ही पराजय हम कर देते हैं। इसके लिए ऐसे सोचने का बंद कर दें और खुद को सशक्त विचार करें। इसी समय फैसला कर ले कि आज के बाद आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आगे से आपका मस्तिष्क जहाज़ का कप्तान नहीं होगा, आप अपने जहाज़ के कप्तान होंगे और आपका मस्तिष्क आपके लिए काम करेगा। यानी खुद अपना जो दिमाग है वो एक अवयव की तरह है, हम उसको चलाना सीखें, ना कि दिमाग की तरह चलें। आप अपने विचार चुन सकते हैं। आप में किसी भी वक्त ऐसे हर विचार को रद्द करने की नैसर्गिक क्षमता होती है जो आपको सहयोग नहीं दे रहा हो। आप किसी भी समय शक्तिदायक विचारों को भी अपने भीतर रख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उन पर ध्यान दें, केंद्रित करें और वे आपकी प्रोग्रामिंग में इंस्टॉल हो जाएंगे। मतलब आपके दिमाग में वो अच्छे विचार बैठ जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। आप में अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति है। मतलब आप में खुद में वो शक्ति है नियंत्रित करने की। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मेरे एक सेमिनार में मेरे एक बहुत करीबी मित्र और बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट एलन ने एक गहरी बात कही थी, कोई भी विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रह सकता है। कोई भी दिमाग आपके विचार रह ही नहीं सकता अगर आप ना चाहे तो। इसका मतलब है कि आप नकारात्मक विचारों की कीमत भी चुकाते हैं। आप धन, ऊर्जा, समय, सेहत और अपनी खुशी के स्तर पर इनकी कीमत चुकाते हैं। अगर आप जल्द से जल्द जीवन के नए स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने विचारों को 2 श्रेणियों में बांटें, शक्ति बढ़ाने वाले या शक्ति घटाने वाले। अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों पर ध्यान दें और यह तय करें कि वे आपकी खुशी तथा सफलता में मददगार है या नहीं। फिर सिर्फ शक्ति बढ़ाने वाले को ही मस्तिष्क में रखने का चुनाव करें। मतलब चुनाव आपका है, जबकि शक्ति घटाने वाले विचारों को नज़रअंदाज करें, खराब विचारों को निकाल दें हमारे दिमाग से। जब कोई असहयोगी विचार अपना सिर उठाए तो कहे रद्द या अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद, और फिर उसकी जगह ज़्यादा सहयोगी विचार रखें। यानी बुरा विचार आने लगे तो उसको रद्द कर दे, काट दे। मैं इस प्रक्रिया को सशक्त चिंतन कहता हूँ और मेरा यकीन माने अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी शक्ति जिंदगी पहले जैसी नहीं रह जाएगी, यह मेरा वादा है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। तो हम अपने दिमाग को एक रूम की तरह माने और उसमें भरा हुआ कचरा हम खुद हटा दें, यानी खराब विचार हटा दें और अच्छे विचार सहेज के रख दें। सशक्त चिंतन और नकारात्मक चिंतन में क्या अंतर है? अंतर छोटा है लेकिन गहरा है। मेरे हिसाब से लोग सकारात्मक चिंतन का प्रयोग करके यह नाटक करते हैं कि हर चीज़ गुलाबी है, जबकि उन्हें सचमुच इसका यकीन नहीं है। सशक्त चिंतन के मामले में हम समझते हैं कि हर चीज़ तटस्थ, यानी किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। यानी जैसा चश्मा हम पहनते हैं उसी तरह हमको दिखता है। या यही है कि अगर हमने हर चीज़ को गुलाबी मान लिया तो वो गुलाबी ही दिखेगी। इसका मतलब अपनी कहानी हम खुद लिखते हैं और हम ही इसे इसका अर्थ देते हैं। यही सकारात्मक चिंतन और सशक्त चिंतन के बीच का फर्क है।
सकारात्मक चिंतन में लोग अपने विचारों को सच मानते हैं। सशक्त चिंतन में हमें यह पता होता है कि हमारे विचार सच नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपनी कहानी लिखते जा रहे हैं, इसलिए क्यों न हम ऐसी कहानी लिखें जो हमारी मदद करे। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे नए विचार बिल्कुल सच होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं और असहयोगी विचार से काफ़ी बेहतर लगते हैं। इस खंड को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। घर पर तीर तोड़ने की कोशिश न करें। इस अभ्यास को एक खास तरीके से करना पड़ता है, वरना आपको आसपास के लोगों को चोट पहुंच सकती है। अपने कार्यक्रम में हम सुरक्षात्मक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस प्रकार के तोड़ने के अभ्यास में आपकी दिलचस्पी हो तो हमारी वेबसाइट पर एनलाइटन्ड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप के वर्णन में देखें। यह कोर्स आपको वह सब देगा जिसे आप संभाल सकते हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा। तब टी हार्वेकर जी हमको घोषणा करने को कहते हैं, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ, मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूँ, मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूँ और मैं मूड न होने के बावजूद भी काम करता हूँ। मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है, मेरे पास करोड़पति होने की क्षमता है और मैं बुरे विचारों को मेरे मन से निकाल दूंगा, डर को निकाल दूंगा, डर के बावजूद काम करूंगा। तो इस तरह से ये दौलत की फाइल नंबर 16 का पार्ट 2 है दोस्तों। और आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने धन के बारे में जो विचार है उनको सकारात्मक कीजिए और हर डर के बावजूद काम कीजिए। ये फाइल नंबर 16 में टी हार्वेकर जी कहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई फाइल नंबर 16 कंप्लीट। अभी लास्ट वीडियो होगा फाइल नंबर 17 का। बाय।